अच्छा, पहले हम करते हैं कि सीजर्स क्या होते हैं। सीजर्स होते हैं जब एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूरॉनल एक्टिविटी ब्रेन में स्टार्ट हो जाती है, तो वो सीजर होते हैं। ठीक हो गया। ये एक एपिसोड होती है जब एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूरॉनल एक्टिविटी इन द ब्रेन स्टार्ट होगी। जब उस सीजर्स के मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं ना, तो उनको एपिलेप्सी कहते हैं। वो डिजीज है एपिलेप्सी। सीजर तो एक इवेंट है, जब वो मल्टीपल टाइम्स होगा तो आपको फुल ब्लोन डिजीज है जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। नाउ कैन यू डिफरेंशिएट कि सीजर्स और एपिलेप्सी क्या है? सीजर एक एपिसोड हुआ है, इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूरॉनल ब्रेन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। बट इफ देयर आर मल्टीपल मल्टीपल सिमिलर इवेंट्स तो हम उसको एपिलेप्सी कहते हैं। ड्यूरिंग सीजर आपका एक तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, एबनॉर्मल मोटर और सेंसरी एक्टिविटी हो जाती है। एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी में जर्क्स पड़ सकते हैं, मायोक्लोनस हो सकता है, आपका यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, टंग बाइट हो सकती है। और सेंसरी एक्टिविटी में क्या होता है, लोगों को स्मेल आती है, वियर्ड स्मेल, सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, ऐसा लगता है बॉडी पे एंड्स मूव कर रही हैं सारी की सारी। ये सारी चीजें हो सकती हैं, सेंसेशंस भी हो सकती हैं और मोटर एक्टिविटी भी हो सकती है। अब सीजर्स के क्या कॉजेज होते हैं अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप? चिल्ड्रन में जेनेटिक कॉजेज होती हैं, उसमें आपको हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि आपके और सिबलिंग्स जो हैं उनको भी ऐसे इवेंट्स हैं कि नहीं, पेरेंट्स को थे कि नहीं। फीवर होता है, जब उनको फीवर होता है तो उनको फिट्स पड़ते हैं। ठीक है, ट्रॉमा, कंजेनिटल कोई मैलफॉर्मेशन है, मेटाबॉलिक हाइपोग्लाइसीमिया जब होता है ना, जब ग्लूकोज लो होता है, तब सीजर्स आते हैं। एडल्ट्स में ट्यूमर्स, ट्रॉमा, स्ट्रोक। एडल्टली में जो हमारे ग्रेटर देन 60 की पॉपुलेशन होती है ईयर्स ऑफ एज की, उसमें स्ट्रोक स्ट्रोक किसको कहते हैं? सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट को। उससे एक जगह की ब्लड सप्लाई कट हो जाती है हमारे ब्रेन में और उसके बाद सीजर्स आते हैं। और अदर कॉजेज हैं जेनेटिक कॉजेज, मेटाबॉलिक में हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीसियमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इन्फेक्शंस में मेनिंजाइटिस, एंसेफलाइटिस में भी पड़ते हैं। जो सीजर का वर्कअप होता है ना, उसमें आप ब्लड का वर्कअप करवाते हो, सीबीसी कराते हो, टीएलसी इज रेस्ड, तो मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करते हो। फिर ब्लड कल्चर भरवा के देखते हैं कि कौन से वाले, किस वजह से आपको सेप्सिस हो रहा है और सारे ये मेनिंजाइटिस हो रहे हैं और फिट्स पड़ रहे हैं। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराते हैं, क्यों उसमें देखना है सोडियम रेज्ड है या कम है, पोटेशियम लेवल्स कैसे हैं, कैल्शियम लेवल कैसे हैं। ठीक है, और जो रीनल रीनल प्रोफाइल भी करानी होती है, रीनल पैरामीटर्स, आरपीएम और एलएफटीज, जब ये डिरेंज्ड होती हैं तब भी। हेपेटिक कोमास भी होते हैं, उसमें भी सीजर्स पड़ते हैं। और ब्लड शुगर लेवल हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी यू गेट सीजर्स। फिर उसके बाद ईसीजी कराते हैं। ईसीजी अगेन, अगर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी होगी, कभी कभी जो एक्यूट कार्डिक सिनकोपी होती है वो मिमिक करती है सीजर्स की तरह। तो जैसे आप ब्लड वर्कअप करा रहे हो, फौरन जब पेशेंट आया है आपको सीजर्स पड़े, तो आप उसका फौरन के फौरन उसकी ना ग्लूकोमीटर से उसकी आरबीएस चेक करोगे, साथ में उसकी बेसलाइन भेज दोगे, ईसीजी मशीन अटैच करोगे, देखो कि कार्डिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, क्योंकि वो मिमिक करती है सीजर्स को। फिर ईईजी करानी है, बट ये एब्सेंट सीजर में हम कराते हैं उसी टाइम पे। ब्रेन को सप्लाई नहीं जा रही होती, डिप्लीट हो गया, उसकी न्यूट्रिशन डिप्लीट हो गया, इसकी वजह से सीजर्स पड़ते हैं। जैसे सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट में पड़ते हैं, जब उसकी ब्लड सप्लाई कट होती है, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो सीजर्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। सेम, जब आपकी सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट में ब्लड सप्लाई बंद होगी तब भी सीजर्स पड़ने लग जाएंगे। इनका सेम मैकेनिज्म है, ब्लड को सप्लाई नहीं जा रही इसीलिए। जैसे हार्ट अटैक होता है, उसमें भी तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही होती, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है वेसल्स में, वैसे ही ब्रेन को भी जैसी सप्लाई बंद होगी सीजर्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ईईजी हम लेटर ऑन कराते हैं, वर्कअप सीजर्स के वर्कअप में कराते हैं, फाइंड करने के लिए कौन सा एरिया डैमेज्ड है और किस टाइप की एपिलेप्सी है, बट लेटर ऑन कराते हैं। सीटी एमआरआई हम इमेजिंग करा रहे हैं, एमआरआई ट्यूमर देखने के लिए,
सीटी, एमआरआई, ट्यूमर, एसओएल, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ये सब कॉज कर सकते हैं। अगर हमें सीजर की कॉज नहीं मिल रही, एलपी कराते हैं देखने के लिए मेनिंजाइटिस तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, वो भी रूल आउट करना है क्योंकि इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ सीजर्स। मेनिंजाइटिस भी सीजर्स कॉज करते हैं। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है कि सीजर्स की टाइप को कैसे क्लासिफाई करना है। पार्शियल और बुक में हमारे वर्ड यूज हुआ है फोकल। पार्शियल और फोकल का मतलब है ब्लड का, ब्रेन का सिर्फ एक पार्ट इन्वॉल्व है। फोकल या पार्शियल का जब वो कहता है ना फोकल सीजर्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ब्रेन का एक पार्ट इन्वॉल्व है। जब जनरलाइज करते हैं तो एंटायर ब्रेन अफेक्टेड है। और मोस्ट कॉमनली जब पार्शियल पढ़ते हैं सीजर्स तो उसमें टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है, मोस्ट कॉमन साइट है। आगे टर्मिनोलॉजी यूज होती है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है, कॉन्शियस लेवल नहीं जाता बंदे का। कॉम्प्लेक्स में ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। किसी को ना क्लियर हुआ हो कि पार्शियल और जनरलाइज का क्या मतलब होता है? ईईजी एब्सेंस सीजर्स में कराते हैं जब हो रहे हो वो, एब्सेंस में, एब्सेंस सीजर्स में, वो एक टाइप ऑफ सीजर्स होते हैं, बताती हूँ अभी बाद में। बाकी सब में लेटर ऑन कराते हैं क्योंकि ईईजी खुद ट्रिगर करती है एपिलेप्सी को। पार्शियल में एक पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व होता है, जनरलाइज में एंटायर ब्रेन अफेक्टेड होता है। ये टर्म्स पहले सीख लो। पार्शियल को फोकल भी लिखा हुआ है बुक में। फोकल पार्शियल सीजर में सिर्फ एक पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होता है और हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करा के कौन सा वाला इन्वॉल्व है, और उसी के मुताबिक सिम्टम आएंगे। टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होगा तो उसके मुताबिक सिम्टम आएंगे, ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व होगा तो विजुअल सिम्टम्स आएंगे। अगर मोर देन वन पार्ट इन्वॉल्व होता है तो वो जनरलाइज्ड होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जनरलाइज एंटायर ब्रेन होता है। मोर देन वन पार्ट नहीं होता है कि ऐसे ऑक्सीपिटल टेम्पोरल इन्वॉल्व, इस तरह से नहीं होता है। पार्शियल में सिर्फ एक पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होगा, जनरलाइज में एंटायर ब्रेन इन्वॉल्व होगा। उसके बाद टर्म लिखा होता है सिंपल। सिंपल में उसका कॉन्शियस मेंटेन रहेगा, कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स में अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है उसका। सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल में क्या डिफरेंस है, देखो हर वर्ड को ब्रेक डाउन करो। आपने लिखा है सिंपल, पार्शियल में क्या है? सिंपल का मतलब हो गया कि उसमें उसका कॉन्शियस नहीं गया, और पार्शियल का मतलब एक पार्ट इन्वॉल्व हुआ। अब देखो दूसरा वर्ड आपने लिखा है कॉम्प्लेक्स, पार्शियल में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया उसका ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस हो गया, पार्शियल का मतलब हो गया वन पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व हो गया। रीजंस अभी करते हैं सारी, पहले एक दफा टर्मिनोलॉजी को सीखो क्या चीज है। पार्शियल का मतलब होता है सिर्फ एक पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व, जनरलाइज का एंटायर पार्ट। सिंपल का मतलब है उसमें जब सिंपल लिखा होगा सीजर्स का मतलब है इसका कोई कॉन्शियस लॉस नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स का मतलब है एएलओसी हुआ है, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है। अच्छा, जर्नलाइज में क्या होता है? एब्सेंस सीजर्स होते हैं। एब्सेंस सीजर्स में बंदा थोड़ी देर के लिए जिसे कहते हैं ख्याल में चला जाता है। इसको ये यूजुअली चिल्ड्रन में होता है। इसको पिटीट माल कहते हैं। टॉनिक क्लोनिक को ग्रैंड माल भी कहते हैं। इसमें एक टॉनिक फेस होता है, क्लोनिक फेस होता है। टॉनिक फेस में क्या होता है? मसल बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर ग्रुप। फिर ये टॉनिक फेस थोड़ा सा होता है, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स का। क्लोनिक फेस ज्यादा होता है जब जर्क्स पड़ना शुरू होते हैं। पहले बॉडी स्टिफ हो जाती है टॉनिक फेज में, कॉन्टेक्ट कर जाती है, सख्त हो जाती है। फिर क्लॉनिक में झटका जर्क स्टार्ट हो जाते हैं। ए टॉनिक में तो सारे मसल का बिल्कुल फ्लेसिड हो जाते हैं, मसल टोन ही मसल की नीचे चली जाती है, ड्रॉप कर जाती है। फ्लेसिड टोन ड्रॉप कर जाती है। मायोक्लॉनिक में क्या होता है? मायोक्लॉनिक सेम होते हैं टॉनिक क्लॉनिक जैसे, लेकिन कोई उसमें टॉनिक फेज नहीं होता। टॉनिक फेज नहीं होता का मतलब है उसमें कभी कॉन्ट्रेक्शन नहीं होती, बस जर्क्स पड़े जा रहे हैं, मायोक्लोनस हो रहा है। सीजर और इसकी टाइप्स में अभी मुझे बताओ कि कौन सा टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आई। जस्ट टू टर्मिनोलॉजीज विद मी फर्स्ट। पार्शियल का मतलब है एक ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व है, जनरलाइज का मतलब एंटायर इन्वॉल्व है।
पेटीट माल एब्सेंस सीजर्स होते हैं, मैं बताती हूँ अभी एब्सेंस सीजर्स क्या होते हैं, इनको डिटेल में करना है। एब्सेंस की समझिए, एब्सेंस में क्या होता है, बंदा बच्चा बैठा होता है सामने देख रहा होता है और वो वहां पे नहीं होता, द पर्सन इज मेंटली एब्सेंट। तो जैसे वो डे ड्रीमिंग कहते हैं ना, उनको डे ड्रीम कर रहे हैं, उनको इस तरह से ऐसा लगता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा, लेकिन उसको एपिलेप्सी हो रही होती है, और ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम बच्चे को कहते हैं कि वो कंसंट्रेट नहीं करता, वो डे ड्रीम करता है। अच्छा, और मायोक्लोनिक में क्या होता है, मायोक्लोनिक और टोनिक क्लोनिक बिल्कुल सेम है। टोनिक क्लोनिक में 30 सेकंड्स का कॉन्ट्रेक्शन फेज आता है, जब फ्लेक्सर या एक्सटेंसर ग्रुप जो हमारी बॉडी का है ना, वो कॉन्टेक्ट कर जाता है, फिर उसके बाद जर्क स्टार्ट होते, झटके पड़ना। मायोक्लोनिक में कोई कॉन्ट्रेक्शन फेज नहीं आता, बस कंटिन्यूसली झटके पड़े जा रहे हैं। मायोक्लोनिक में कोई टॉनिक फेज नहीं आता, मायोक्लोनिक और टोनिक क्लोनिक का सेम, मायोक्लोनिक में कोई टॉनिक फेज नहीं आता। उसके बाद ऑरस को रिपीट करें, ऑरस जो होते हैं ना, उसमें क्या होता था, एक कॉर्टिकल वेव आती थी ब्रेन में डीपोलराइजेशन की, फॉलोड बाय हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, जिसमें आपको समझ जिसमें स्कोटोमास नजर आते थे, फ्लिकरिंग लाइट नजर आती थी हेडेक से पहले। वैसी सेम चीजें बिफोर सीजर्स भी होती हैं, फ्लिकरिंग लाइट्स, स्कोटोमा नजर आते हैं। ठीक है, ऑरस होते हैं सिंपल पार्शियल सीजर में। अब पार्शियल का मतलब क्या हो गया, एक पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व, इसको ब्रेक डाउन करो। सिंपल का मतलब क्या हो गया, जब आपका कॉन्शियस लॉस नहीं होता। ऑरस किस में होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर्स में होते हैं। ठीक है, और ऑरस में उसने लिखा हुआ है वो आपके कॉन्शियस लेवल के साथ इंटरफेयर नहीं करते। अगर ऑक्सीपिटल का होगा, ऑक्सीपिटल इन्वॉल्व होगा तो फ्लैशिंग लाइट आएगी। देखो, इस तरह से हम लोकलाइज कर सकते हैं, सिंपल में हो रहे हैं तो हम लोकलाइज कर रहे हैं। अगर जनरलाइज्ड होते टॉनिक क्लॉनिक तो हम लोकलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इंटायर ब्रेन इज इन्वॉल्व। अगर मोटर कॉर्टेक्स होगा तो उसमें जर्की आएंगी, मसल जर्क्स आएंगे। यही बात है पार्शियल और फोकल की। पार्शियल और फोकल एक ही चीज के लिए हम यूज करते हैं। पार्शियल या फोकल का मतलब होता है एक पार्ट ऑफ ब्रेन को इन्वॉल्व करें। देखो, ऑक्सीपिटल था तो उसमें फ्लैशिंग लाइट आपको नजर आया ड्यूरिंग एपिलेप्सी, मोटर में आपको मसल जर्क्स। उसके बाद एक टर्म यूज करते हैं, पोस्ट इक्ट्रल स्टेट। जब आपका ये खत्म हो जाती है एपिसोड ऑफ सीजर, तो उसके बाद क्या होता है, बंदा कंफ्यूज होता है, लैक ऑफ अलर्टनेस होता है, फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आफ्टर सीजर बंदा कंफ्यूज होता है तो उसको कहते हैं पोस्ट इक्टरल स्टेज। इसको सिर्फ कंफ्यूजन लिख लो इजी करने के लिए, और आप इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करोगे कि आफ्टर सीजर द पेशेंट इज कंफ्यूज्ड, उस ट्रांजिटरी फेज को बिफोर दे रिटर्न टू देयर नॉर्मल स्टेट। कंफ्यूज्ड जो स्टेट होती है ना, उसकी वो मिनट्स और आवर्स की, उसको हम पोस्ट इक्टरल स्टेज कहते हैं। डेफिनेशंस जो है ना वो ये करनी है। Seizures is defined as paroxysmal involuntary disturbance of brain function that may be manifested as impairment of loss of consciousness, abnormal motor activity, behavioral abnormalities, sensory disturbance or autonomic dysfunction. Autonomic dysfunction में urinary और fecal incontinence आ जाता है। और epilepsy क्या होता है, recurrent seizures होते हैं। अब आगे पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किसी को क्यों हो रही है एपिलेप्सी और सीजर्स। गैबा जो होता है ना हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, वो इनहिबिटरी है, ग्लूटामेट एस्पार्टेट एक्साइटेटरी है। ठीक है, ये क्या हो गया, इनका बैलेंस होता है, ये बैलेंस खराब हो जाता है, इसकी वजह से एपिलेप्सी होती है। इनहिबिटरी जो हमारा गैबा है, जो कि हमारे आयन क्लोराइड आयन इनफ्लो को करता है, रिड्यूस करता है एक्शन पोटेंशियल को। एक्साइटेटरी में ग्लूटामेट एस्पार्टेट होते हैं, अलाउ द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम कैल्शियम प्रोड्यूसिंग द ऑपोजिट फ्रेयर। इनका इम्बैलेंस रिजल्ट्स इन सीजर्स। अब अगेन जो बुक में लिखा हुआ है, फोकल एपिलेप्सी का हम पार्शियल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लोकलाइज डिस्टर्बेंस होती है एक ऑफ लोकलाइज डिस्टर्बेंस ऑफ वन पार्ट ऑफ द ब्रेन। जनरलाइज में क्या होता है, इंटायर ब्रेन इज इन्वॉल्व। अच्छा, और आगे जनरलाइज की टाइप्स थी, जिसमें
एब्सेंट सीजर्स होते हैं जिसमें आप ब्रीफ लॉस ऑफ अवेयरनेस होता है, ऐसा लगता है बंदा कहीं और चला जाता है, जिसको आप डे ड्रीमिंग से कंफ्यूज करते हो। डे ड्रीम में हमें बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं, आप वहां पे पहुंचे होते हैं, लेकिन वो जब बाहर से आप आउटलुक देखते हो पेशेंट की तो वो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो डे ड्रीम कर रहा है। मायोक्लोनस जिसमें सिंगल जर्स आते हैं, एटोनी जिसमें मसल टोन रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल जमीन पे टोन उसकी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन सा फोकल एरिया है जो मोस्टली इन्वॉल्व होता है एपिलेप्सी में, वो टेम्पोरल लोब है। उसके बाद क्या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं सीजर के? स्लीप डिप्रिवेशन, अल्कोहल का विड्रॉवल, रिक्रिएशनल ड्रग मिसयूज। उससे क्या होगा, आपकी पैथोफिजियोलॉजी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का और एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड का। उसके बाद मिक्स्ड डोजेस, अभी कल परसों एक स्टेटस एपिलेप्टिकस का पेशेंट आया हुआ था, वो डायग्नोस उसको थी एपिलेप्सी, उसने 6 मंथ क्या करते हैं वो अपनी ड्रग्स नहीं लेता, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, तो उसको रिकरेंस हो जाती है सीजर्स की। फ्लिकरिंग राइट, मेंटल एग्जॉशन, लाउड नॉइज, म्यूजिक, रीडिंग, हॉट बाथ, ये सारे ट्रिगर करते हैं सीजर्स को। अगेन अगर ऑक्सीपिटल लोब, अगर फोकल फीचर हो रहा है उसमें ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व है तो उसमें लाइट्स नजर आते हैं, ब्लॉब्स ऑफ कलर नजर आते हैं, सर्कल्स ऑफ कलर्स। और अगर टेम्पोरल इन्वॉल्व है तो उसमें क्या होता है, फॉल्स रिकॉग्निशन होती है, वो डीजा वू होता है कि आई हैव बीन टू दिस प्लेस बिफोर। उसके बाद सेंसरी में बर्निंग टिंगलिंग फील होती है आपकी बॉडी पे, मोटर स्ट्रिप में जर्किंग होती है। ये सारे फोकल और पार्शियल होते हैं, ये आपको लोकलाइज करने में हेल्प करते हैं सिम्टम्स कि कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व है। उसके बाद एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑटोमेटिज्म होती है, ऑटोमेटिज्म होती है रिपीटेड एक एक्टिविटी। मोस्ट कॉमन ऑटोमेटिज्म जो होती है ना, वो लिप मूवमेंट होती है, लिप स्मैक करते हैं, ठीक है, लिप पाउट करते हैं बंद करते हैं, पाउट करते हैं बंद करते हैं, पाउट करते हैं बंद करते हैं, तो वो फोकल सीजर्स में होती है। जब सिनेरियो में आप देखोगे ना लिखा हुआ ऑटोमेटिज्म हो रहा है तो फौरन पिक करना है, वो फोकल सीजर्स में होता है ये। ऑटोमेटिज्म रिपीटेड एक एक्टिविटी होती है। एक मैंने अभी क्लिप भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें बच्चा क्या कर रहा है, अपने क्लोज पे बार बार हाथ लगा रहा है, वो ऑटोमेटिज्म है, इट शोज कि वो फोकल सीजर है। ठीक है, एक ऑटोमेटिज्म ये है, दूसरा ऑटोमेटिज्म बिहेवियर होता है जो रिपीट कर रहे होते हैं। कल देयर वाज एन इमरजेंसी में पेशेंट थी जो बार बार लिप पाउट कर रही थी, तो वो फोकल सीजर था और ऑटोमेटिज्म हो रही थी उस समय, तो उसमें आप लिखोगे फोकल सीजर विद ऑटोमेटिज्म। अच्छा, और अगर सिनेरियो में दिया हुआ है कि देयर इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, टंग बाइट, फीकल इनकॉन्टिनेंस, टंग से ब्लीड हो रही है, तो वो जनरलाइज सीजर है। अगर ऑटोमेटिज्म लिखा हुआ है एक ही मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ लिप्स, मूवमेंट ऑफ रिपीटेड ब्लिंकिंग, पिकिंग एट क्लोथ्स, तो वो फोकल सीजर को आपको सिनेरियो में डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, टंग बाइट होती है, फीकल इनकॉन्टिनेंस होती है ड्यूरिंग द अटैक, तो वो जनरलाइज सीजर्स में होती है। अब एब्सेंट सीजर था पिटीट माल, उसमें चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है और 20 to 30 टाइम्स पर डे होता है, और इट इज मिस्टेकन फॉर डे ड्रीमिंग और पुअर कंसंट्रेशन इन स्कूल। बैठे बैठे बंदा थोड़ी देर के लिए आउट हो जाता है माइंड से, वो एब्सेंट सीजर्स होते हैं। और उसके बाद ये कॉजेज इंपॉर्टेंट है, दे आस्क यू कि फोकल की क्या कॉजेज है। ऑटोमेटिज्म होता है रिपीटेड एक्टिविटी हो रही होती है एक ही चीज की, लाइक ब्लिंकिंग, मूवमेंट ऑफ लिप्स, पाउट करता है फिर पाउट करता है फिर पाउट करता है फिर पाउट करता है, रिपीटेडली पाउटिंग हो रही है। अदर ऑटोमेटिज्म की एग्जांपल है कपड़ों पे हाथ लगा रहा है, मैंने भेजी है एक ऑटोमेटिज्म की वीडियो, उसमें बार बार कपड़ों पे हाथ लगा रहा है, वो ऑटोमेटिज्म हो रही है, इट शोज कि वो फोकल सीजर है, एक ही एक्टिविटी रिपीटेडली हो रही है। अब जो कॉजेज ऑफ फोकल सीजर्स हैं उस पे जेनेटिक कॉजेज, सीवीए एक्सीडेंट्स जो होते हैं, यानी एक ब्रेन के एक पार्ट की ब्लड सप्लाई कट हुई तो उससे फोकल सीजर होगा। ट्रॉमा, ट्यूमर्स, वो भी एक ही पार्ट पे होगा। ठीक हो गया, एंसेफलाइटिस। आगे जो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक होते हैं
वो मेटाबॉलिज्म की एरर की वजह से हो सकते हैं, बर्थ पे इंजरी हुई, हाइड्रोसेफलस, ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स तो पूरे आपके ब्रेन को अफेक्ट करेंगे, अल्कोहल का विड्रॉवल, टॉक्सिन जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के बाद, मेटाबॉलिक डिजीजेस, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीसियमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, रीनल फेलियर, लिवर फेलियर। ये याद रखने को पूछते हैं कि मेटाबॉलिक डिजीजेस क्या कॉज करती है, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स कॉज करती है, और इनके नेम्स लिखने होते हैं, कौन कौन सी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज है वो। एमएस कॉज करती है जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, उसमें डीमाइलिनेशन हो रही होती है, तो नर्व कंडक्शन अफेक्ट हो जाती है। इसका इजी वे याद करने का, विटामिन, इफ यू फॉरगेट, वैस्कुलर एक्सीडेंट्स कॉज करते हैं एपिलेप्सी और सीजर्स, इन्फेक्शंस कॉज करती हैं ट्रॉमा, एवी मैलफॉर्मेशन, मेटाबॉलिक, इडियोपैथिक हो सकते हैं, न्यूरोप्लाज्म हो सकते हैं, और साइकेट्रिक हो सकते हैं। वैस्कुलर में स्ट्रोक हो गया, ब्लीड हो गया, एवी मैलफॉर्मेशन, इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ट्रॉमा में कोई चीज ब्रेन को करी, ट्रॉमा से कौन सा वाला होगा, सीजर, विल इट बी पार्शियल और जनरलाइज्ड? शाबाश, एक जगह पे चोट लगेगी ना। ऑटोइम्यून से यूजुअली जो होंगे जनरलाइज्ड होंगे, मेटाबॉलिक पूरे ब्रेन को अफेक्ट करेगा, उससे जनरलाइज्ड होंगे। अब इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, इन्वेस्टिगेट कराना है हमने ईईजी करा के, ठीक है। उसके बाद हमने सीटी एमआरआई पे देखना है कि कोई स्ट्रक्चरल लीजन तो नहीं है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए हमने क्या करवाना है, सीबीसी करानी है, ब्लड शुगर लेवल कराना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराने हैं, सीरम कैल्शियम मैग्नीशियम कराने, एलएफटीज कराने, आरएफटीज कराने, ईएसआर देखना है, सीरोलॉजी फॉर सिफिलिस, एचआईवी, क्योंकि न्यूरोसिफिलिस कॉज करती है, उससे भी सीजर्स होते हैं। सीएसएफ एग्जामिनेशन कराना है अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि मेनिंजाइटिस इज द कॉज और नॉट। और उसके बाद ये ईईजी देखो, ईईजी इटसेल्फ ट्रिगर कर सकती है सीजर्स को, तो सिर्फ हम एब्सेंस में कराते हैं एक्यूट अटैक देखने के लिए। ये देखो, फ्लिकरिंग लाइट है व्हिच इज आल्सो अ ट्रिगर फॉर एपिलेप्सी, तो फ्लिकरिंग लाइट हो रही है, सेंसिटिविटी टू फ्लैशिंग लाइट चेक करते हैं। उसके बाद फिर ये ग्राफ आती है, जैसे हमारी ईसीजी होती है बिल्कुल वैसे ईईजी होती है, और ये स्लीप भी चेक करते हैं, स्लीप ईईजी भी होती है। देखो, इलेक्ट्रोड्स ब्रेन पे लगा के रख देते हैं, उसके बाद फिर जो रीडिंग आती है उसको रीड करते हैं। सीजर डिसऑर्डर्स में, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स में, इंट्राक्रेनियल डिजीजेस, ट्यूमर, एब्सेस में, कोमा में, ब्रेन डेथ में। ईईजी जो है नॉन इन्वेसिव टेस्ट है दैट रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स इन योर ब्रेन यूज्ड टू डायग्नोज सीजर्स, एपिलेप्सी, हेड इंजरीज, डिजीनेस, हेडेक्स में, ब्रेन ट्यूमर्स और स्लीपिंग प्रॉब्लम्स में। अच्छा, रेयरली क्या होता है, ईईजी इटसेल्फ, क्योंकि डीप ब्रीथिंग भी कराते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स भी होती हैं, तो इट कैन ट्रिगर एपिलेप्सी। तो इसलिए मैंने कहा था एब्सेंस वाले में उसी टाइम पे करानी होती है जब वो हो रहा होता है, बाकियों में ड्रग्स दे के स्टेबलाइज करके बाद में ईईजी लिखना होता है। ठीक हो गया, ये था वो पॉइंट। दूसरा एक, ये बताओ ये कौन सा वाला सीजर है?
सीजर था? जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक था। जब टॉनिक क्लॉनिक लिख रहे तो साथ जनरलाइज भी लिखो, क्योंकि टॉनिक क्लॉनिक तो जनरलाइज में ही होता है। जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक था, यस, इट वाज जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर, क्योंकि स्टिफ हुआ था उसका हाथ। इट वाज नॉट ओनली मायोक्लॉनिक, इट वाज टॉनिक क्लॉनिक, क्योंकि स्टिफनेस थी। 30 सेकंड की स्टिफनेस आती है और उसके बाद फिर झटके पड़ते, स्टिफ हुआ था उसका हाथ। इट्स नॉट मायोक्लॉनिक। मायोक्लॉनिक और टॉनिक क्लॉनिक आर लिटरली हार्ड टू डिफरेंशिएट, क्योंकि टॉनिक फेज सिर्फ 30 सेकंड्स का होता है। इन्वेस्टिगेशंस हो गई। उसके बाद कॉमन जनरलाइज एपिलेप्सी सिंड्रोम्स में जो चाइल्डहुड एब्सेंस सीजर होता है ना, उसका एज ऑफ ऑनसेट होता है 4 to 8 years, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं। और इसका ईईजी फीचर होते हैं 3/2 स्पाइक वेव। ये एमसीक्यू है और ये आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो एथोसेक्सिमाइड है। किसी भी एपिलेप्सी में एथोसेक्सिमाइड हम नहीं देते एक्सेप्ट एब्सेंस सीजर्स में, और इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। जैसी प्यूबर्टी आती है ना, इसका मैकेनिज्म अननोन है, कि प्यूबर्टी आती है तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं वो। बाकी सब में सोडियम वेलपोरेट देते हैं। तो अगर बाकी आ जाए तो हर जगह सोडियम वेलप्रोरेट एसिड दे के आ जाना, लेकिन एब्सेंस सीजन में एथोसेक्सिमाइड देते हैं। अब हमने उनको मैनेज कैसे करना है? इमीडिएट केयर क्या करनी है आपने? फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, उनको दूर ले जाना है कि कोई फायर वाटर मशीनरी ना हो, क्योंकि झटके पड़े हैं, दे आर अनेबल टू। ठीक है, उनको सेमी प्रॉन पोजीशन साइड पे करवा देना है। एयरवे क्लियर करना है, वो एयरवे ब्रीथिंग एबीसी करते हैं, एयरवे क्लियर, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, स्पाइन को स्टेबलाइज करो, टंग बाइट, मुंह में कुछ इंसर्ट नहीं करना, टंग बाइट हो रही है। अगर मोर देन 5 मिनट लास्ट करते हैं ना सीजर, तो उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाती है, बताती हूँ क्या होती है। और उस बंदे को आपने छोड़ना नहीं अकेला। लाइफस्टाइल एडवाइस ये करनी है कि उसके वर्क होम लेयर एक्टिविटीज जो है सारी मॉनिटर होंगी। उसको अकेले स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग करने नहीं देना। ठीक है, उसका कमरे का दरवाजा खुला रहेगा। देखो, पार्शियल सीजर का मतलब है कि एक somebody in the group is in the chat is asking partial scissor में stiffness होगी। पार्शियल सीजर का मतलब है एक एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व करे। अगर वो मोटर कॉर्टेक्स को सिर्फ इन्वॉल्व कर रहा है तो कुड बी। मोटर कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करे, जर्क्स पड़ेंगे, स्टिफनेस तो नहीं होगी। इफ इट इन्वॉल्व्स मोटर कॉर्टेक्स तो जर्क्स पड़ेंगे उससे। उसके बाद उनको सर्टेन ऑक्यूपेशन में जॉब्स मिलती नहीं है। फायर फाइटर्स में, एयर पायलट्स, ड्राइवर्स को ड्राइविंग भी नहीं अलाउड। ड्राइविंग के लिए पूछते हैं एपिलेप्सी है कि नहीं। और दूसरी बात है, अगर आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे भी होते हो ना, तब भी आपको लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स तब शुरू करनी है फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है और डायग्नोसिस ऑफ 2 or more सीजर्स जो होते हैं, उसके लिए आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स शुरू कर देते हो। एंटी एपिलेप्टिक अगर फोकल है, फोकल को हम पार्शियल भी कहते हैं, तो उसकी फर्स्ट लाइन लेमेट्रिजीन है, सेकंड लाइन कार्बेजापीन है। ये याद करके जानी है। जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक में सोडियम वेलप्रोएट देते हैं एंड लेमेट्रिजीन देते हैं। एब्सेंस में एथोसेक्सिमाइड है ड्रग ऑफ चॉइस। बाकी मायोक्लॉनिक में सोडियम वेलप्रोएट, हर चीज में सोडियम वेलप्रोएट देनी होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जितनी एंटी एपिलेप्टिक्स है सारी की सारी टेराटोजेनिक है। किसी कोई भी आप प्रेग्नेंट में नहीं दे सकते एक्सेप्ट लेमेट्रिजीन। ये सबसे सेफ और सबसे अच्छी दवाई है इन चाइल्ड बेरिंग एज। अब वो पूछते हैं किस तरह से दवाइयां देनी होती हैं आपने एंटी एपिलेप्टिक की। आप पहले ऐसा करते हो, आइडेंटिफाई करते हो उसको कौन सा वाली एपिलेप्सी है, फिर उसकी फर्स्ट लाइन ड्रग शुरू करते हो। सपोज मैंने आइडेंटिफाई किया उसको फोकल है, तो मैंने लेमोट्रिजीन स्टार्ट कर दी उसको। ठीक है, पहले लो डोज से स्टार्ट की, जैसे हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। फिर आप देखते गए उसके साइड इफेक्ट्स को भी मॉनिटर करवाओ, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटीज करके, और उसकी डोज को बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर वो आपके पास फॉलो अप पे आते हैं और फिर भी इसको सीजर्स पड़ रहे हैं, तो आप सेकंड लाइन ड्रग ऐड कर दो। तो अब अगर हमने डायग्नोसिस फोकल का बनाया हुआ, कार्मेजापिन ऐड कर देंगे या सोडियम वेलप्रोइक एसिड ऐड कर देंगे। इफ द पर्सन इज नॉट प्रेग्नेंट, एक सेकंड ड्रग ऐड कर दो। और फर्स्ट ड्रग अगर नहीं काम करी तो उसको स्लोली टेपर करो, फौरन नहीं हटा देनी, क्योंकि जैसे ही एंटी एपिलेप्टिक आप फौरन छोड़ते हो, आपको उल्टा सीजर्स हो जाते हैं विड्रॉवल की वजह से। ये होता है मेथड कि पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर फर्स्ट लाइन ड्रग स्टार्ट करनी है, फिर उसको
इंक्रीज करते रहना है डोज को। अगर फिर भी इफेक्टिव नहीं है तो सेकंड लाइन ड्रग ऐड करनी है और फर्स्ट लाइन को स्लोली स्लोली टेपर करके हटाना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेमिट्रिजीन बेस्ट टॉलरेटेड मोनोथेरेपी है, प्रेगनेंसी में सेफ है। एपिलेप्सी में सर्जरी होती है, वेगल नर्व स्टिमुलेशन और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, पार्किंसन में भी यही थी। अच्छा, विड्रॉ करनी एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी अगर 2 साल तक सीजर फ्री रहे ऑन मेडिकेशन। और सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस जो है हमारा एब्सेंस का है, जैसे ही उसकी आती है पुबर्टी वो खुद ही खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स को क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं, पैटिक एंजाइम्स को इंड्यूस करवाती हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव की डोज इंक्रीज करनी पड़ती है। अच्छा, अगर किसी ने प्रेग्नेंट होना है वाइल हैविंग एपिलेप्सी तो उनको सारी काउंसिल करना पड़ेगा। प्री काउंसलिंग उनको एडवाइस देनी पड़ेगी कि फॉलिक एसिड को ऐड करें। उसके बाद फीटल मैलफॉर्मेशन मिनिमम है कार्बामेज़ापिन और लैमोट्रिजीन से। अगर अगर आप उसको सोडियम वेल्प्रोइक एसिड पे रखते हो तो चाइल्ड विल हैव लो आईक्यू, टेरोजेनिसिटी होगी, लर्निंग डिफिकल्टी होगी। दूसरी बात है कि एंटी एपिलेप्टिक्स जो होती हैं लिवर एंजाइम्स को इंड्यूस कर रही होती है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेटिलर डिसफंक्शन भी होगा। तो विटामिन के लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में उसको ओरल देना है और बच्चे को भी एट बर्थ इंट्रामस्कुलर देना है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स भी इंक्रीज कर सकती है। साथ में विटामिन डी लेवल्स भी करवाने हैं उनको, विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी देने हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। 50% को विदाउट ड्रग जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, सीजर फ्री टाइम आता है, 5 साल में नहीं हो रहे होते। लेकिन कुछ को 20% को दवाई ले रहे होते हैं, फिर भी दवाई लेने के बाद 5 साल उनका गुजरता है सीजर फ्री, और कुछ को 30% को दवाई लेने के बावजूद भी आते रहते हैं सीजर। आगे स्टेटस एपिलेप्टिकस। जब बुक में लिखा होता है ग्रेटर देन 30 मिनट्स, लेकिन विद न्यूअर डेफिनेशन से कि 5 मिनट से ज्यादा कोई भी सीजर कंटिन्यू करता है तो स्टेटस एपिलेप्टिकस है। स्टेटस एपिलेप्टिकस हम उन चीजों को कहते हैं जिनसे आपकी डेथ हो सकती है। एपिलेप्सी कैन कॉज डेथ। तो आपने क्या करना है, इनिशियली ABC करना है उसका, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन सिक्योर करनी है, ऑक्सीजन देनी है क्योंकि सेरेब्रल हाइपोक्सिया ना हो। साथ में आपने उसके वाइटल चेक करने, पल्स, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल स्टिक से, BM स्टिक का मतलब ब्लड शुगर लेवल इसकी स्टिक से चेक करो, रेस्पिरेटरी रेट देख लो, IV लाइन सिक्योर कर लो क्योंकि आपको ड्रग्स देनी पड़ेंगी, IV लाइन 2 लगानी है। साथ में आपने ग्लूकोज के साथ जो यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए लेवल्स भेज देने। CBC करानी है, PT INR। अच्छा, अब मेडिसिन देनी है आपने, लोराज़ेपैम और डायज़ेपैम देनी है। ठीक है, अगर फिर भी ठीक नहीं होता और 30 मिनट से कंटिन्यू करते हैं तो आपने फिनोटोइन पे आ जाना है और फिनोबार्बिटोल पे आ जाना है। साथ ही मॉनिटरिंग, कार्डिक मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, पल्स ऑक्सीमेट्री भी चल रही है, कार्डिक मॉनिटर भी, कार्डिक लीड्स भी लगाई हुई हैं। फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो आपने जनरल एनेस्थीसिया वालों को बुला के प्रोफोफोल से उसको इंट्यूबेट और वेंटिलेट करने के बाद जनरल एनेस्थीसिया दे देना, प्रोफोफोल, और EEG मॉनिटर अटैच कर देना। तो अब स्टेटस एपिलेप्टिकस को क्या कहते हैं, अगर ग्रेटर देन 5 मिनट्स उसको फिट्स पड़े जा रहे हैं तो आप उनका एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन को सिक्योर करोगे, वाइटल मॉनिटर एक तक करके फौरन उसको 2 IV लाइन लगाओगे, ग्लूकोज चेक कर लोगे कि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं, उसको करेक्ट करोगे। साथ में आप लोराज़ेपैम दे दोगे। अगर 30 मिनट्स हो जाते हैं फिर भी फिट्स नहीं होते तो फिनोटोइन, सोडियम वेल्प्रोइक एसिड या फिनोबार्बिटोल, इनमें से एक चूज करोगे। कार्डिक मॉनिटर भी अटैच कर दोगे, साथ मॉनिटर उसकी जो मॉनिटर मशीन होती है वो अटैच कर दोगे। फिर भी आप अगर फिर 30 से 60 मिनट तक कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको जनरल एनेस्थीसिया वालों की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसको इंट्यूबेट करना पड़ेगा, इंट्यूबेट वेंटिलेट विद जनरल एनेस्थीसिया।
ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस में कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस में? ये बुक पे है पेज 1081 पे। ठीक है, आपने पहले एबीसी करके उसकी वाइटल देख लेने, ब्लड शुगर लेवल को देख लेना और फौरन करेक्ट करना है, साथ में उसकी बेसलाइंस भेज दो। डायजेपैम और लोराजेपैम देनी है। अगर 5 मिनट से कंटिन्यू करते हैं, अगर 30 मिनट तक नहीं खत्म होते तो आप फिर फिनोटोइन या फिनोबार्बिटोल दे दो। अगर 60 मिनट तक रहते हैं, आफ्टर दिस स्टिल कंटिन्यू करते हैं, तो फिर आपको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा पेशेंट को। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, अब 15-year-old girl brought to emergency immediately after she had an episode of fall. While she was dressing for school, the mother observed jerky movements all over her body, along with passes of urine. This was her second episode. This whole episode lasted 2 to 3 minutes, and the girl had no memory of the event. अच्छा, मुझे पैसेज ऑफ यूरिन किस में होता है? फोकल में होता है, जनरलाइज में होता है? आइडेंटिफिकेशन मार्कर है। अब व्हाट डू यू कॉल दिस एपिसोड? शाबाश, जनरलाइज में होता है। नो मेमोरी ऑफ द इवेंट को क्या कहते हो आप? नो मेमोरी ऑफ द इवेंट पोस्ट इक्ट्रल स्टेज कहते हैं। अब इसको व्हाट डू यू कॉल दिस एपिसोड, वो आपको कह रहे हैं कि बताओ ये क्या है, इसको पूरा लिखना है, डायग्नोसिस है इसका, क्या लिखना है डायग्नोसिस? ये जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हैं और पोस्ट इक्ट्रल स्टेज भी आई हुई है इसमें। और आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि एक तो उसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर आया, दूसरा उसको पैसेज ऑफ यूरिन हुआ है जो शो करते हैं जनरलाइज सीजर था उसको। व्हाट टू इन्वेस्टिगेशन यू विल ऑर्डर इनिशियली? इनिशियली हम कौन सी दो इन्वेस्टिगेशन करते हैं? जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक है ना, ऑल ओवर द बॉडी था ना, ऑल ओवर द बॉडी जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक है ये। इनिशियली हम सीटी एमआरआई करा लेते हैं। गलत लिख रहे हो आंसर। शाबाश, ब्लड शुगर लेवल कराओ आप उसको। ठीक है, बेस लाइंस कराते हैं उसकी। बीएसएल सीबीसी कराओ, देखो कि उसको मेनिंजाइटिस तो नहीं है। डायग्नोसिस हम लिखेंगे जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। और हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सीबीसी में क्या मिलेगा? सीबीसी में पता है हम क्यों करा रहे हैं? एक तो ब्लड शुगर लेवल करवा रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया को रूल आउट करने के लिए, सीबीसी इसलिए करा रहे, डब्ल्यूबीसी काउंट एलिवेटेड होगा अगर मेनिंजाइटिस इज द कॉज। देखो, सीटी एमआरआई कराना आराम से करा लेंगे, अभी फॉरन इनिशियली वो पूछ रहा है क्या कराएंगे। What metabolic disorders can cause such kind of symptoms? कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? एग्जैक्टली बुक का टेबल पूछा हुआ है उन्होंने, एग्जैक्ट। शाबाश, हाइपरनाइट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एलएफटी, रीनल फेलियर। आ गया। 63-year-old female comes with history of single episode of lip smacking associated with excessive blinking, staring in space with no response to verbal commands from attendants. After this episode, she remained drowsy for almost 1 hour and then became normal. No previous history of such attacks. She's a smoker. Right attack of right-sided weakness 1 month. On her previous CT scan done and there is large hyperdense area. अच्छा, इस अभी हम करेंगे स्ट्रोक भी। हाइपरडेंस एरिया का मतलब है इस्कीमिया हुआ हुआ है उसके एक लेफ्ट साइड इन मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की जो टेरिटरी सप्लाई करी है ना उसको, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी को, वहां पे उन्होंने सीटी करा के देखा तो वहां पे तो इस्कीमिया हुआ हुआ है। व्हाट इज द कॉम्प्रेस कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस?
ये खानसा का आंसर देखा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर एसोसिएटेड विद ऑटोमेटिज्म, ऐसे लिखना है आंसर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर एसोसिएटेड, अच्छा ऑटोमेटिज्म किस में होती है, जनरलाइज में या पार्शियल में? एसोसिएटेड विद ऑटोमेटिज्म, ऐसे लिखना है आंसर। और साथ रीजनिंग भी करनी है। ऑटोमेटिज्म आपको उन्होंने लिख के दिया, लिप स्मैकिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लिंकिंग हो रही है। हाँ, फोकल में या पार्शियल में होते हैं, फोकल पार्शियल एक ही चीज होती है। अच्छा, अब वो कहते हैं अब आप इसकी विल यू स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस एपिसोड एंड व्हाई? शुरू करोगे आप, और क्यों करोगे? यस, शुरू करेंगे क्योंकि इस्कीमिया हुआ है वो एनलार्ज हो सकता है, रिकरेंस ज्यादा होती है ना, और सेकेंडरी जनरलाइज सीजर हो सकते हैं ना। जनरल अभी तो ये सिर्फ एक एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है, तो जनरलाइज सीजर्स होना शुरू हो जाएंगे अगर वो ज्यादा एरिया को इन्वॉल्व करने लग जाएगा। सीवियंस पार्ट के बाद हो रहा है, तो हम शुरू करेंगे। इफ यू डिसाइड ट्रीटमेंट, यस वी विल डू, क्योंकि रिकरेंस ज्यादा है और वो कन्वर्ट हो जाएगा जनरलाइज सीजर में अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि इस्कीमिया हुआ है ब्रेन का। अच्छा, इफ यू डिसाइड ट्रीटमेंट, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? फोकल की जो फर्स्ट लाइन होती है लिमेटोजीन होती है, और सेकंड लाइन कार्बामेजीन होती है। नेम 3 फैक्टर्स इन डेली लाइफ जो ट्रिगर करते हैं। डेली लाइफ में क्या चीज ट्रिगर करती है? शाबाश, स्लीप डेप्रीवेशन ट्रिगर करती है। इमोशनल स्ट्रेस ट्रिगर करता है। यस, लाइट्स ट्रिगर करती हैं, लाइट्स, फ्लिकरिंग लाइट्स, प्लीज यूज द वर्ड लाइट, तो हर जगह होती है, फ्लिकरिंग लाइट्स, मेंटल एग्जॉशन, यस, इमोशनल स्ट्रेस। और अगर आप मिस कर देते हो, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग मिक्स, अल्कोहल विड्रॉवल ट्रिगर करती है। आगे आ जाओ। 28-year-old man gets up in the morning embarrassed to find he has wet his bed during the sleep. He went to brush his teeth and found that his tongue is sore. Tongue bite भी हो गया. What is the most likely diagnosis? What is DD? Outline plan of management. क्या हुआ है यहाँ पे? शाबाश, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर हुआ है। What is your DD? डीडी इसको डायबिटीज में लाइटिस हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडिस हो सकता है, यूटीआई हो सकती है, बेड वेटिंग हुई है, कोई स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन या ट्यूमर स्टार्ट हो सकता है, स्पाइनल ट्यूमर और एबनॉर्मलिटी। यहाँ टॉनिक क्लॉनिक में ही होता है ना, बेड वेटिंग जनरलाइज्ड में, बेड वेटिंग, टंग बाइट। आउटलाइन प्लान ऑफ मैनेजमेंट, इसमें लिखेंगे इन्वेस्टिगेशंस, और इसमें सारी इन्वेस्टिगेशंस लिखेंगे जो बुक वाला टेबल बना हुआ है कि हम ईईजी कराएंगे, सीटी कराएंगे, एमआरआई ब्रेन कराएंगे, हम फुल सीबीसी कराएंगे, सारी बेसलाइंस करानी है। ठीक है, कि सारी इन्वेस्टिगेशन करानी है। उसके बाद देन वी विल मूव टुवर्ड्स ब्लड ग्लूकोज लेवल सारे, फिर उसके हम उसको ट्रीटमेंट कराएंगे। देखो, टंग बाइट स्पेसिफिसिटी होती है जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक की 99% ऑफ द टाइम। इसको मेमोराइज कर लो, 99% ऑफ द टाइम इसका मतलब होता है जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक हो रहा है। उसके बाद ये डीडी मैंने थिंक किए थे कि यूटीआई हो सकती है, डायबिटीज इंसिपिडेंट मेलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड की कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। और ये है हाइपोडेंस एरिया। हाइपोडेंस एरिया का मतलब है इंफाक्शन हो गई, स्कीमिया हुआ है। ये सीएसएफ एग्जामिनेशन भी कराएंगे। नहीं, डायबिटीज मेलाइटिस डज नॉट लीड टू एपिलेप्सी। बात सुनो, ये थी डीडी उसने पूछी हुई है, रात को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हुई है, तो रात को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हुई है,
साथ टंग बाइट हुई है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो मतलब ज्यादा यूरिनेशन हो जाती है। डायबिटीज मिलाइटिस, hypoglycemia leads to epilepsy, not diabetes mellitus. Multiple sclerosis leads to एपिलेप्सी क्योंकि डीमाइलिनेशन हो रही होती है, नर्व कंडक्शन खराब होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, 4-year old girl presents with history of off and on fits with loss of consciousness. There is history of excessive salivation, tongue bites during attacks. She is mentally normal. इसका डायग्नोसिस कौन सी वाली एपिलेप्सी है? शाबाश। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। अब इंसिडेंट्स क्या होते हैं मोस्टली इनमें की? हाइपोक्सिया की वजह से हो रहे हैं, हेमरेज की वजह से हो रहे हैं, ब्रेन ट्रॉमा, सीएनएस इन्फेक्शन, सेम वही बात है। अच्छा, लेकिन जो चाइल्डहुड एपिलेप्सी होती है वो ठीक हो जाती हैं 50% ऑफ द टाइम। हिस्ट्री में आप क्या क्या पूछते हो? एज ऑफ ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सीजर, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स, फैक्टर्स जो कि प्रेसिपिटेट करें, ईजी फीवर, क्योंकि अगर फीवर उसका ट्रिगर होता है ना तो यूजुअली अगर फीवर ट्रिगर होता है सीजर्स का, जो हम कल करेंगे फिब्राइल कन्वर्जेंस में, तो वो ठीक हो जाते हैं, उनको एपिलेप्सी नहीं होती, उनको फीवर कॉज कर रहा होता है। फिर उनसे पूछते हैं कि सीजर फोकल है, जनरलाइज्ड है, ऑनसेट कौन सा है, ऑरा के सिम्टम प्रेजेंट है कि नहीं, पोस्ट एक्टुअल कंफ्यूजन है, स्लीप कैसी है, एनी डेवलपमेंटल डिले। अगर मेंटली रिटार्डेड है उनमें एपिलेप्सी के मोर चांसेस होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड सर्कमफेरेंस देख लेते हैं। हाइड्रोसेफलस इज आल्सो अ कॉज ऑफ epilepsy. CNS examination, development assessment, classification दी हुई है, we have already done this. अगेन टॉनिक क्लॉनिक में टॉनिक फेस में क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन होती है फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल ग्रुप की फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, फॉलोड बाय क्लॉनिक में क्या होता है? जर्क्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और क्लॉनिक फेज जो है वो लॉन्गर है। ऑरल स्टेज में क्या होता है? आपको अब नॉर्मल लाइट्स नजर आती हैं, हेडेक होता है, रिंगिंग नजर आ सकती है, रिंगिंग इन एयर हो सकती है। टॉनिक क्लॉनिक में ऑल्सो आपके प्यूपल्स जो होते हैं आईबॉल अपवर्ड रोल कर जाती है, वो लोग कहते हैं हमारे पे जिन आ रहे हैं, प्यूपल्स डायलेट करती हैं, कंजक्टिवा इंसेंसिटिव हो जाता है, हेड पीछे की तरफ रिट्रैक्ट कर जाता है, और डेथ भी हो सकती है अगर सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाए डायफ्राम। साथ में मेचुरेशन, डेफिकेशन, ये ईईजी है। पोस्ट एक्चुअल स्टेज होती है क्योंकि आप एग्जॉस्टेड होते हो, थोड़ी देर के लिए सो जाते हो। ट्रांजिएंट फेज होती है जब आप एग्जॉस्टेड होते हो एंड यू गो टू स्लीप, वो थक जाता है इतनी ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटी के बाद। अच्छा, उसके बाद ये है, a 10-year old boy is not focusing on studies, not for the last 3 months. Parents explain that while talking he suddenly starts seeing blankly for a while. ये symptom होते हैं absence में। In this condition, on calling his name, he takes few seconds to respond. After this episode, he does not recall. Post icteral stage आ जाता है। ये स्टार्ट होती है बिफोर, really starts before 5 years of age, और आफ्टर प्यूबर्टी पे डिसअपेयर हो जाती है। गर्ल्स आर मोर अफेक्टेड देन बॉयज। 30 सेकेंड का अटैक होता है, और हाइपर वेंटिलेशन और फ्लिकरिंग लाइट ट्रिगर कर सकते हैं ये एपिसोड को। ईईजी जब कराते हैं तो 3 पर सेकेंड स्पाइक वेव पैटर्न आता है। और ट्रीटमेंट, हम इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है एब्सेंस सीजर की? एब्सेंस सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? एथोसेक्सिमाइड होती है। सडन इम्पेयरमेंट ऑफ द ऑफ कॉन्शियसनेस, नो चेंज इन बॉडी और मोटर टोन, only last few seconds, remits at puberty। 2.5 to 5 hertz spike wave आती है जो सुपर इम्पोज होती है, और नॉर्मल बैकग्राउंड ईईजी ये तब करानी होती है जब हो रही होती है। अगर किसी एडल्टी को पैरालाइज स्टेट में फिट्स पड़ते हैं,
लाइक दिस क्वेश्चन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पैरालाइज स्टेट हुई है उसकी सीवीए की वजह से, सेरेब्रल वास्कुलर इन्फार्क्ट की वजह से, उसी वजह से उसको फिट्स पड़ रहे हैं। लाइक दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन्स द कॉज। पैरालाइज हुआ हुआ है ना, सीवीए सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट हुआ हुआ है उसको। जैसे अभी 60 ईयर ओल्ड को हुआ हुआ था, हाइपरडेंस एरिया था ना उसके सीटी पे, इसी वजह से उसको फिट्स पड़ रहे थे, उस ब्रेन पे फोकल फिट्स हो गए वो। अच्छा, और एब्सेंस में नो पोस्ट एक्चुअल कंफ्यूजन एथोसेक्सेमाइड देते हैं। एक जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है, इसमें क्या होता है, एब्सेंस भी होती है, मायोक्लोनिक भी होती है, ग्रैंड माल होती है। ग्रैंड माल को हम टॉनिक क्लॉनिक कहते हैं ना। इसमें अगर लेस देन पहले आपको एब्सेंस पढ़ते हैं अंडर 5 years ऑफ एज को, जब 15 पे मायोक्लोनिक पढ़ते हैं, और फिर लेटर ऑन ग्रैंड माल डेवलप कर जाती है। ऑटोमेटिज्म होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर का, लिप स्मैकिंग, च्यूइंग, स्वेलोइंग, एक्सेसिव सेलिवेशन। अच्छा, अपने पिक करेगा क्लोथ, पुल करेगा क्लोथ, बेडशीट को रब करेगा। ये मैंने वीडियो भेजी है, इसको जरूर देखना। और मोस्ट ऑफ द टाइम एमआरआई पे टेम्पोरल लोब आता है ऑटोमेटिज्म पे। अच्छा, लॉन्ग टर्म थेरेपी आपने सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद करनी, ईईजी एमआरआई के बाद लॉन्ग टर्म थेरेपी पे डाल रहे हैं। प्रिंसिपल्स ये हैं कि फोकल के लिए हम कार्बामेज़ापिन, बड़ों में हमने स्टार्ट किया था लेमोट्रिजीन से, एब्सेंस में एथोसेक्सिमाइड देते हैं हम। एक ड्रग से स्टार्ट करते हैं, उसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, और फिर उसको मॉनिटर करते रहते हैं, स्लोली डोज इंक्रीज करते रहते हैं। अगर सीजर कंट्रोल नहीं होते फर्स्ट ड्रग से, तो उसको विड्रॉ टेपर ऑफ ग्रेजुअली करना है, सेकंड को ऐड कर देना है, फर्स्ट को एंटायरली सडनली स्टॉप नहीं करना। फिर फॉलो अप करते रहना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते रहना है, उसके आरएफटीज एलएफटीज करा के देखते रहना है कितनी टॉक्सिसिटी हो रही है, कितनी स्क्रीन कितना है ब्लड में, ब्लड लेवल्स फ्रीक्वेंटली कराने ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। अगर 2-3 ईयर तक रहता है उसको ऑन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग पे, फिट फ्री इंटरवल रहता है, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो ड्रग्स को। उसके बाद पेरेंट्स को एजुकेट करना है अबाउट द डिजीज, कि आपने साइकिलिंग अनसुपरवाइज नहीं करने देनी, स्विमिंग में नहीं देना, उसको कमरा लॉक करना नहीं देना, दरवाजा खोल के काम करेगा क्योंकि कभी भी फिट पड़ सकते हैं, उसकी डेथ हो सकती है। उसको कहना है लॉस ऑफ स्लीप, अपना इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आए कीटोजेनिक डाइट जो होती है ना एब्सेंस सीजर्स और मायोक्लोनिक में, वो थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर देती है सीजर्स का, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सिर्फ एक ही बेनिफिट मुझे पता है कीटो डाइट का, और वो ये है कि वो एब्सेंस सीजर्स वाले बच्चों में और मायोक्लोनिक वाले बच्चों में थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर देती है सीजर्स का। उसके बाद इन्होंने ना एक एक ड्रग उसकी ना साइड इफेक्ट्स लिखे हुए, लाइक फिनोटोइन में हाइपरट्रोफी ऑफ द गम, हिरसुटिज्म, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, एग्रेनुलोसाइटोसिस, डिप्लोपिया, एटेक्सिया होता है। फिनोबार्बिटॉन में स्किन रैश, फीवर, हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी हो जाती है। वेल्प्रोइक एसिड तो बहुत ही डेंजरस ड्रग है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, एलोपेशिया, नाउजिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसको आपने हर 6 मंथ बाद करवा के सीबीसी पेटिलेट लिवर फंक्शन की टेस्ट कराते रहना पीरियोडिकली। अगेन उसने लिखा ग्रैंड माल में हम हर चीज में वेल्प्रोइक एसिड ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एक्सेप्ट एब्सेंस सीजर्स में हम एथोसेक्सिमाइड देते हैं, और फोकल में हम कार्बामेज़ापिन फर्स्ट लाइन में देते हैं। अगेन स्टेटस एपिलेप्टिकस है, स्टेटस एपिलेप्टिकस को कैसे हम करते हैं ट्रीट, एबीसी एयरवे मेंटेन करते हैं, ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयरवे ओरल एयरवे इंट्यूबेट कर दो, ब्रीथिंग ऑक्सीजन दो उसको, सर्कुलेशन में हम आईवी डाल के उसको, उसके बाद ग्लूकोज उसको फिंगर प्रिक से चेक कर लो, बॉडी टेम्परेचर, सारे वाइटल्स, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, SpO2, बीपी, सारी चीजें मॉनिटर करनी है। साथ में उसके इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, कैल्शियम, मैग्नीशियम लेवल्स को चेक करवा लो। अब डायजेपैम, बेंजो इज द ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट लाइन, डायजेपैम और लोराजेपैम देनी। डायजेपैम जो है ना, जो नेल्सन है उसमें लिखा हुआ है डायजेपैम हम नहीं देते क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कराती है, लोराजेपैम देनी चाहिए, लेकिन दोनों ठीक है, लोराजेपैम और डायजेपैम दोनों दे सकते हैं। नहीं ठीक होते, 30 मिनट तक कंटिन्यू रहते हैं, तो फिनोटोइन पे ले आओ। फिनोटोइन से नहीं ठीक होते तो आप क्या करोगे, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट को बुला के हेलोथेन से और प्रोपोफोल से उसको जनरल एनेस्थीसिया दोगे।
एलपी तब करनी है जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, कन्फेशंस हट जाएंगे। और चिल्ड्रन में एलपी जरूर करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि उनकी मेनिंजाइटिस के साइन जो होते हैं अच्छे नहीं होते। साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन जो होते हैं, सोमाई जो एडल्ट्स में हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, बच्चों में नहीं करते। तो जब ये स्टेबल हो जाएगा, थोड़ा फीवर कम हो जाएगा, तो तब इनकी एलपी जरूर करनी होती है। ये देखो, a 7-year-old girl brought to OPD with complaints of repeated fits, generalized tonic-clonic since age of 6 months. She is in class 2 in school. Examination revealed no stigmata of any neurocutaneous disease. She is not taking any regular treatment. Her cousin has seizure disorder, is under treatment. What is the most likely diagnosis? What is the most likely diagnosis? इतना ही स्टूपिड क्वेश्चन है, उन्होंने खुद से लिख के दिया और जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स है। वही दोबारा लिखना था, फुल मार्क्स थे वैसे ही। जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक क्यों एब्सेंस है? उन्होंने खुद लिख के दिया और जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक पढ़ रहे हैं। एब्सेंस की कहाँ हिस्ट्री है? जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक उन्होंने खुद लिख के दिया हुआ है और फिर दोबारा पूछ रहे हैं। फुल वैसे ही के मुफ्त के मार्क्स थे। 3 इन्वेस्टिगेशन टू रीच डायग्नोसिस, ईईजी करानी है, उसे पता चल जाएगा कौन सा ब्रेन, पूरा ब्रेन है, कौन सी वाली टाइप है। सीटी स्कैन ब्रेन करवाना है, एमआरआई ब्रेन, एलपी कराना है, ब्लड का वर्कअप कराना है सारा, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस देखने के लिए ब्लड वर्कअप कराना है। इसमें सारा लिखना है आपने, सीबीसी, ब्लड शुगर लेवल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, एलएफटीज, RFTs, serum calcium levels, right? Five principle of anticonvulsant therapy. वही है कि आपने आइडेंटिफाई कर ली कौन सी वाली, उसके बाद एक जो है उसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, उसको मॉनिटर करते रहना है फॉलो अप पे, उसकी डोज स्लोली स्लोली इंक्रीज करनी है। फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होते तो आप सेकंड लाइन ऐड करोगे, लेकिन फर्स्ट लाइन को आप ग्रेजुअली टेपर करोगे, सडनली स्टॉप नहीं करोगे। ठीक हो गया? उसके बाद अगर 2 साल तक विद थेरेपी उसको नहीं आते फिट्स, तो आप उसको कहोगे कि वो ठीक हो गया, तो आप रिमूव कर सकते हो मेडिसिन। अच्छा, a 7.5-year-old girl reports history of episode of inattentiveness for last couple of months. Each episode lasts 10 to 15 times. There are several times a day. There is no history of fall or jerky movements of bowel, bladder incontinence during this episode. What is your diagnosis? Absence है ये, absence seizures. प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है एब्सेंस सीजर में? ये पहले वक्त से बता रही है, एब्सेंस सीजर में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन होती है ईईजी। नहीं, एब्सेंस सीजर ईईजी से आइडेंटिफाई करते हैं, उस पे सीबीसी पे कुछ आएगा ही नहीं। कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होती है ईईजी पे? देखो, जब कॉज अननोन होती है तब आप सीबीसी, ब्लड शुगर लेवल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा रहे हो। यहाँ पे तो साफ साफ कॉज पता है, 7.5-year-old की। सीबीसी में आप क्या फाइंड करोगे एब्सेंस सीजर में? एब्सेंस सीजर का तो कोई ताल्लुक नहीं है इन्फेक्शन के साथ। अब बताओ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होती है ईईजी पे? क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है? 3 हर्ट्ज की स्पाइक वेव आती है। व्हाट इज द प्रोग्नोसिस? क्या प्रोग्नोसिस है इस बच्ची का? गुड प्रोग्नोसिस क्या होता है? लिखना है कि गुड प्रोग्नोसिस नहीं लिखना ना। प्यूबर्टी पे इट विल एंड। प्यूबर्टी पे एडल्टहुड क्या होती है? प्यूबर्टी पे आएगी तो ठीक हो जाएगा उसका। अच्छा, 8-year-old girl is brought to ER with continuous generalized tonic-clonic seizures for last 1 hour.
1 आवर से उसको पढ़ रहे हैं. ऑन एग्जामिनेशन शी इज afebrile, फीवर नहीं है. कन्वर्जन विद फ्रोथिंग फ्रॉम माउथ एंड हैज आल्सो पास्ड यूरिन. यूरिन का मतलब अगेन वो जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक. मदर told that she had similar 3 episode in last 6 month. What is your diagnosis? अच्छा, मैंने देखना है डायग्नोसिस क्या लिखते हो आप इसका. नहीं, डायग्नोसिस दोबारा देखो, गलत लिख रहे हो. इट्स नॉट जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक. यस, स्टेटिस एपिलेप्टिकस है. 1 घंटे से फिट्स पड़ रहे हैं और आप लोग कह रहे हो कि अब ये जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक लिखेंगे. लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है. लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, शी कैन डाई. अब ट्रीट कैसे करें इसको, इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे देते हैं हम. एबीसी करते हैं, ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, आईवी लाइन डालते हैं, फिर लोराज़ेपैम और डायज़ेपैम देते हैं आईवी. फिर भी अगर फिट्स कंटिन्यू करते हैं हम फिनोटोइन पे चले जाते हैं. फिर भी कंटिन्यू करते हैं तो हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को और आईसीयू को कॉल करके इंट्यूबेट कराते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं. हेलोथिन बच्चों में, बड़ों में प्रोपोफोल. लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट क्या करना है आपने, इसकी लॉन्ग टर्म में सारी इन्वेस्टिगेशन करानी है, कॉज फाइंड आउट करनी है, सारा वर्कअप, सीजर का वर्कअप जो मैंने लिखवाया हुआ है, ईसीजी, ई ईईजी, ब्लड वर्कअप, सीटी एमआरआई, सारा करा के, सारा करवाने के बाद आपने एंटी एपिलेप्टिक इसके लिए डिसाइड करनी है और उसको देनी है और उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि कैसे कैसे खानी है. ठीक हो गया. इन एक्यूटली सीजिंग पेशेंट में एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयरवेज को सिक्योर करो. अगर कोई रिवर्सिबल कॉज लाइक हाइपोग्लाइसीमिया मिलता है, ब्लड शुगर लेवल लो है, तो उसको एग्रेसिवली ट्रीट करो, वरना लोराज़ेपैम और डायज़ेपैम दो. नहीं काम करते तो फिनोटोइन पे आ जाओ. कैसा था, 5 मिनट्स तक ये देनी थी, अगर फिर भी नहीं होते तो आप 30 मिनट्स तक फिनोटोइन पे आ जाओ. 30 मिनट्स के बाद 1 घंटा चलना शुरू होता है तो फिर आपने क्या करवा लेना, आईसीयू को कॉल भेज के इंट्यूबेट करा लेना उसको, और हेलोथेन देनी है बच्चों में, बड़ों में प्रोपोफोल देना है.